इस अनजान फॉरेस्ट में जो भी ट्रेवलर सफर करने के लिए आता उन पर कुछ अजीब से श्रापित लोग नजर रखने लगते जो सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि अंत में वो सब भी उन लोगों को बुरी तरीके से श्राप में शामिल कर लेते। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने घर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से बांध कर रखा गया था। उसकी तो एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड होती है जिसे कि दूसरे कमरे में उसी तरीके से बांध कर रखा गया था। एक अनजान सा आदमी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे वही उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो आदमी इनका दोस्त है। उसके हाथ में तो कई सारे वेपन्स मौजूद थे और वो इन लोगों को टॉर्चर कर रहा था। ये पूरा इलाका फॉरेस्ट के बीचों बीच होता है और पता नहीं ये लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि वो अनजान आदमी इन दोनों की जान लेने से पीछे नहीं हटने वाला। तुरंत ही अब उस आदमी की गर्लफ्रेंड आजाद हो जाती है। उसने कैसे भी करके अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। लकीली उसे अपना बॉयफ्रेंड तो मिल जाता है, लेकिन वो लड़का बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारी जान ले लेगा। बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसी कमरे में हमें ब्लैक कलर का वो अनजान आदमी दिखाया गया जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे भागने लगा। वो लड़की तो सीधा फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुंचती है और वहाँ से दूर जाती है, पर उसे क्या पता कि वो कहीं भी चली जाए वो खतरनाक आदमी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। वो बहुत ही खौफनाक आदमी अपने हाथ में नुकीले हथियार लेकर उसका पीछा कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया जब वो लड़की पूरी तरीके से फंस जाती है, यानी आगे की तरफ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ी वाला इलाका था जहाँ से बचने का कोई रास्ता ही नहीं। पीछे की तरफ अब वो खतरनाक आदमी आ गया। उसके चेहरे पर से थोड़ी सी हंसने की आवाज आ रही थी और उसने अपना नुकीला हथियार निकाला। बेचारी गर्लफ्रेंड एकदम से परेशान हो चुकी थी क्योंकि पहले भी उनके ऊपर काफी बदसलूकी हुई है। ऑब्वियसली बाद में उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उस पहाड़ी वाले इलाके से कूदने के लिए। बेचारी कूद कर अपनी जान दे देती है। अब उसके बॉयफ्रेंड का क्या हुआ और ये खतरनाक लोग आखिर कौन है, ये हमें थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। अब यहाँ फॉरेस्ट के बाहर की तरफ हमें माइक और सैरिन नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं। ये कपल शादीशुदा नहीं थे लेकिन एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं। माइक और सैरिन ने छुट्टियां लेकर अपनी वेकेशन यहीं पर एंजॉय करने का डिसाइड किया था, यानी वो फॉरेस्ट में जाकर अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करके कैंपिंग करेंगे। और तो और यहाँ पर उन्हें प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है। अंदर की तरफ कितनी खतरनाक चीजें उनका इंतजार कर रही हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिलहाल तो माइक और सैरिन अपना पूरा सामान लेकर एक ऑफिसर के पास आ जाते हैं और उस फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी नई जगह। ऑफिसर ने बताया कि ये पूरा फॉरेस्ट ही नए नए नेचर तरीके से घिरा हुआ है, यानी तुम कहीं भी जाकर कैंपिंग कर सकते हो जो कि पूरी तरीके से सेफ है। सिर्फ ऑफिसर ये कह रहा था कि तुम साथ में अपने डिवाइस ले लेना क्योंकि फॉरेस्ट अंदर से काफी डेंस है और घिरा हुआ है, तो रास्ता भटकने पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं उससे। अब यहाँ माइक और सैरिन को सब समझ में आ चुका था तो वो अपने सामान लेकर अंदर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि उन दोनों ने अपना मोबाइल फोन कार में ही रख दिया था। ये इसलिए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हमेशा वो बाकी समय अपने मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं, लेकिन ये उनकी छुट्टी का समय है तो कोई डिस्टर्ब उन्हें नहीं कर सकता। कैंपिंग का कई सारा सामान लेकर माइक और सैरिन अंदर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उन्हें एक लोकल लेडी मिलती है जो कि उस फॉरेस्ट के ही आसपास रहा करती थी। वो लेडी अपना नाम बैकी बताती है, जिससे कि माइक और सैरिन पूछने लगे कोई अच्छी जगह। बैकी ने तो उन्हें डायरेक्शन बताते हुए कहा कि उस जगह पर एक माउंटेन वाला इलाका है जहाँ से एक बहुत ही अच्छी सीनरी दिखाई देती है। अगर माइक और सैरिन उस जगह पर जाएंगे तो काफी एंजॉय करेंगे। वो दोनों तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैकी का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब माइक और सैरिन एकदम अकेले थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो इसीलिए एक दूसरे के पास आने की कोशिश करने लगे, यानी वो दोनों तो फॉरेस्ट के एकदम खुले एरिया में ही एकदम खुल गए थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कई लोग आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। ये कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर शिकार करने आए होते हैं। माइक और सैरिन एकदम से डिस्टर्ब हो गए और जल्द से जल्द कपड़े पहनने लगे। वो तीनों अनजान लोग तो सैरिन को बहुत गंदी नजर से देख रहे थे, जिसके ऊपर माइक को बहुत गुस्सा भी आता है। पर उनके पास गन भी मौजूद थी तो इसीलिए माइक यहाँ पर उनसे झगड़ा तो नहीं कर सकता था। अच्छी बात हुई कि वो तीनों माइक और सैरिन से कहते हैं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाने आए, वो यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ वो चाहते थे कि वो एक ड्रग वाला पानी उनसे खरीद ले, इसके बदले वो कई $100 मांग रहे थे। माइक को गुस्सा आता है, इसीलिए उसने अपने वॉलेट में हाथ डाला और एक गन निकालने का ट्राई किया, लेकिन फिर सैरिन उसे रोक देती है ये कहकर कि वो केओस नहीं चाहती। वो सीधे सीधे उन्हें पैसे दे
जिससे कि वो यहाँ से चले जाए। माइक भी एकदम आराम से सोचता है और उन्हें पैसे दे देता है। आखिरकार वो अनजान तीनों लोग वहाँ से निकल चलते हैं और माइक और सैरिन अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कई देर बाद उनके सामने एक और ऑफिसर आ जाता है जो यहाँ की देखरेख करता था। ऑफिसर तो माइक और सैरिन के बारे में पूछने लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोनों ने सब कुछ बताया कि वो यहाँ पर कैंपिंग करने आए और खुद ऑफिसर से भी सजेशन मांगते हैं कि यहाँ कैंपिंग करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ऑफिसर पहले तो उन्हें एकदम चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि लास्ट वीक इसी तरीके से एक कपल यहाँ पर गायब हो गया था। पर माइक और सैरिन तो इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ कैंपिंग साइट कौन सी है। ऑफिसर के बताने पर ऑब्वियस बात है कि वो उस जगह पर निकल पड़े थे। कुछ देर में वो वहाँ पहुँच भी गए और ब्यूटीफुल कैंप भी लगा लिया। वो माहौल इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि दोनों काफी ज्यादा पास आने की कोशिश करते हैं। रात भी हो चुकी थी और वो आग जलाकर एक दूसरे को देखते रह गए। माइक और सैरिन एक दूसरे को रोक नहीं पाए और टेंट में जाकर बहुत ही मजे करने लगे। कुछ देर बाद सैरिन माइक से कहती है कि शायद हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर ये बातें सुनकर माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। शायद वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसने सैरिन को गुस्से में ना कर दिया। सैरिन का मुंह एकदम से उदास हो जाता है। उन लोगों के सोते टाइम हमें कुछ आकृति दिखाई गई जो शायद उनके ऊपर नजर रख रही है। वो जो भी आकृति थी लेकिन उनकी पूरी बॉडी दिखाई नहीं देती। अगले दिन सुबह होने पर सैरिन पास ही वाले तालाब में नहाने के लिए चली गई थी। वो तो एकदम ठंडे ठंडे पानी के मजे ले ही रही होती है, लेकिन हमें तालाब के दूसरी तरफ एक अनजान आदमी दिखाई दिया। वो तो वही अनजान आदमी था जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और वो लगातार सैरिन को घूरता ही जा रहा था। सैरिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल अनजान है कि ठीक उसके पीछे वही आदमी खड़ा है। उस ब्लैक कलर के आदमी ने तुरंत ही सैरिन को पीछे से पकड़ लिया और सैरिन चिल्लाते रह गई। बेचारी को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला और वो आदमी उसे किडनैप करके लेके चला जाता है। थोड़ी देर में जब माइक आराम करके बाहर निकला तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो काफी परेशान हो गया और जोर जोर से सैरिन का नाम चिल्लाने लगता है, बट अफसोस उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता और सैरिन के लिए वो एकदम परेशान हो जाता है। थोड़ी ही दूरी पर माइक को उसे दो लोग दिखाई गए जो उन्हीं गैंग मेंबर्स का पार्ट थे। बड़े ध्यान से देखने पर पता चला कि उनके हाथ में सैरिन का कपड़ा मौजूद है। तो अब माइक शक करने लगा कि इन्हीं सारे लोगों ने सैरिन को किडनैप तो नहीं कर लिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में सीधा उन दोनों आदमियों के पास आता है और उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है। उनमें से तो एक को वो बेहोश कर दिया था, पर दूसरा वाला वहाँ से डर कर भाग गया। माइक फिर उस आदमी को चोट पहुंचाते हुए पूछता है कि आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड सैरिन कहाँ पर है। वो आदमी साफ कहने लगा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो तो यहाँ पर सिर्फ शिकार करने आए थे। तब जाकर माइक कहता है कि तुम्हारे हाथ में मेरी गर्लफ्रेंड का कपड़ा था। उस आदमी ने सिंपल जवाब दिया कि ये मुझे नीचे गिरा हुआ पड़ा मिला, इसीलिए मैं सीधा उठाकर उसे लेकर आ गया। बाकी इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। बातें करते हुए वो आदमी अपने आप को बचाने का ट्राई करता है, यानी उसने पीछे से एक चाकू निकाला। वो चाकू की मदद से माइक को मारना चाहता था, लेकिन माइक इसके लिए पहले से तैयार था, इसीलिए उस पर पलटवार करके उसे वहीं बेहोश कर दिया। अब यहाँ बेचारा माइक बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो सैरिन को कहाँ ढूंढे। ये फॉरेस्ट इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और कौन सी जगह किस रास्ते पर लेकर जाती है उसे नहीं समझता। जहाँ पर भी उसे सही लग रहा था कि इस जगह पर सैरिन मिल सकती है, वो वहाँ जाकर ढूंढने लगता है। कभी पहाड़ों के ऊपर तो कभी डेंस फॉरेस्ट में। कुछ घंटे इस तरीके से बीत गए थे और माइक के ऊपर तो एक जिम्मेदारी थी अपनी गर्लफ्रेंड की, और अब पता नहीं वो कहाँ पर है, तो वो जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाया। थोड़ी देर में उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। वो जब देखने गया तो वहाँ पर किसी भालू को मारा गया था। ये नजारा बहुत ही खौफनाक होता है, इसीलिए माइक पीछे हटने लगा, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि नीचे की तरफ एक जाल रखा गया। ये जाल जानवरों को पकड़ने के लिए होता था, लेकिन माइक ने गलती से उसके ऊपर पैर रख दिया और जाल बंद हो गया। नुकीले जार पैर पर लगने की वजह से माइक को बहुत दर्द होता है। उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई थी कि शायद अब वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। माइक बेचारा वहीं पर तड़पता रहा, लेकिन अचानक उसके सामने वही औरत यानी कि बेकी आ जाती है। बेकी सबसे पहले माइक को घूरती रह गई और फिर बाद में उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, क्योंकि उसका घर पास में ही था और वो उसका इलाज कर सकती थी। कैसे भी करके वो माइक को लेकर आती है और इसके पैर में लगे हुए जाल को निकाल देती है। जितने भी घाव उसके पैर पर लगे थे वो उस पर अजीब तरीके की जड़ी बूटी लगा रही थी। बेकी का मानना था कि इससे माइक के घाव जल्दी भर जाएंगे, पर घाव भी बहुत ज्यादा गहरे हैं तो उसे यहीं पर रहकर आराम करना होगा। माइक कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी वो चोटिल है तो वो हिल भी नहीं सकता। थोड़ी देर में ही दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ पर तो उन तीनों लड़कों में से एक उनका लीडर मौजूद था। उस लीडर को पता चला कि माइक नाम के उसी टूरिस्ट ने उसके बाकी दोस्तों को मारा है, इसीलिए ये लीडर माइक को ढूंढ रहा है चारों तरफ ताकि वो उससे बदला ले सके। लेकिन यहाँ बेकी उस लीडर से झूठ कह देती है कि यहाँ पर माइक नाम का कोई भी आदमी नहीं आया और वो ऐसे टूरिस्ट को जानती भी नहीं। लीडर के पूछने पर भी कुछ मिला नहीं, तो इसीलिए वो वापस चला जाता है। बेकी दरवाजा बंद करके अब माइक के पास वापस आती है और उसे माइक नहीं बल्कि माइकल कहकर पुकारती है। अब माइक एकदम चौंक गया और बेकी से
पूछने लगा कि तुम आखिरकार कौन हो, क्योंकि उसका एक्चुअल नाम माइकल है और ये नाम सिर्फ उसके घर वाले बुलाया करते थे। तो बिना जाने पहचाने बेकी उसका असली नाम कैसे जानती है। बेकी कुछ कहती नहीं, लेकिन यहाँ माइक सोचने लगा कि उसका पासपोर्ट गुम हो चुका था, तो हो सकता है कि शायद बेकी ने ही उसका पासपोर्ट चुराया हो और उस पर तो एक्चुअल नाम लिखा था, यानी माइकल। बेकी तो माइक को कुछ पीने के लिए भी देती है ताकि वो तंदुरुस्त रहे, लेकिन माइक बहुत ही ज्यादा जल्दी में था, उसे बेकी के ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता। माइक जब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बेकी एक आयरन रॉड उठा लेती है। वो कहने लगी कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा जब तक सारे रिचुअल पूरे नहीं हो जाते। बेकी माइक पर हमला करती इससे पहले माइक खुद को बचा लेता है और उसे जमीन पर गिराकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है। घर में चारों तरफ नजर मारने के बाद उसे जमीन पर एक दरवाजा मिला। वो दरवाजा सीधे बेसमेंट की तरफ लेकर जाता था, इसीलिए अब माइक ने उस दरवाजे को ओपन किया और अपनी वाइफ को आवाज देते हुए अंदर जाने लगा। वहाँ बेसमेंट में पूरा अंधेरा था और कई सारे ग्लासेस के बॉक्स रखे गए थे। उन ग्लासेस के अंदर तो अजीब से क्रिएचर प्रिजर्व करके रखे गए होते हैं, जैसे कि ये अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हो। उनमें कई सारे बच्चे और फीटस थे जो एक साथ अचानक देखने पर किसी के भी होश उड़ा सकता था। माइक भी पूरा दंग रह जाता है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लोर करने पर आखिरकार उसे अपनी गर्लफ्रेंड बंधी हुई मिल गई। जल्द से जल्द माइक अपनी गर्लफ्रेंड सेरिन को छुड़ाता है और सेरिन काफी डरी हुई थी। सेरिन डर कर बताती है कि हमें निकलना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। माइक को फिलहाल नहीं समझता कि सेरिन किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन शायद जिसका डर था वही हो गया। उसी बेसमेंट में उन्हें वो खतरनाक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। उसने ही सेरिन को किडनैप किया होता है यहाँ पर लाने के लिए। अब माइक कुछ कर पाता है इससे पहले वो खतरनाक आदमी उसे मार देता है और घायल करता है। उसने तो माइक को वहीं बेहोश कर दिया, पर सेरिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। सेरिन फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी और वो अनजान आदमी उसके ठीक पीछे था। सेरिन तो मदद के लिए चिल्लाते रह गई, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। पर अच्छी बात हुई कि वो कुछ देर में एक रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कार आ रही थी। अंदर की तरफ वही ऑफिसर था जिन्होंने उसे कैंपिंग साइट के बारे में बताया होता है। तुरंत ही सेरिन उस ऑफिसर से मदद मांगने लग गई कि उसका पीछा कोई अनजान आदमी कर रहा है उससे मारने के लिए। ऑफिसर सेरिन को कंफर्टेबल कराता है और कहता है कि मेरे पास वेपन है, अगर वो अनजान आदमी मेरे पास आएगा तो हम उसे मार देंगे। अगले ही मोमेंट में वो ब्लैक मैन ठीक ऑफिसर के पीछे होता है। सेरिन और ज्यादा डर कर जमीन पर गिर गई, पर यहाँ ऑफिसर उस ब्लैक मैन से डरने की बजाय उससे कहने लगा कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमने सेरिन को भागने कैसे दिया। सेरिन ये देखकर एकदम चौंक गई और इससे क्लियर होता है कि ये ऑफिसर भी उसके साथ मिला हुआ है। सेरिन वहाँ से निकलती इससे पहले ऑफिसर ने एक रॉड उठाया और सेरिन के सर पर मारकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। सेरिन बेचारी एक जगह से निकल रही थी तो दूसरी जगह जाकर फंस गई। अब हमें कुछ मोमेंट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेडिंग का माहौल बनाया गया था। सामने की तरफ माइक और सेरिन को रखा गया, उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उन दोनों का गेटअप तो एकदम हस्बैंड वाइफ वाला होता है जैसा कि वेडिंग के दौरान पहना जाता है। सामने की तरफ एक फादर बैठे थे जो शायद इन दोनों की शादी कराने का मंत्र पढ़ रहे होते हैं, पर यह अचानक माइक और सेरिन के साथ कौन सी अनजान चीजें होने लगी इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। क्या सच में ये उन खतरनाक लोगों के रिचुअल का पार्ट है? ऑफिसर भी वहीं पर मौजूद था और बेकी भी कपड़े पहनकर वहाँ रेडी थी, यानी एक तरीके से वो माइक और सेरिन की शादी करा रहे होते हैं। ऑफिसर तो अब मंत्र पढ़ना भी स्टार्ट कर दे रहा था, यानी सारी चीजें जोर जबरदस्ती तरीके से हो रही हैं। बेकी तो अब उन्हें सारी चीजें डिटेल में बताने लगती है कि वो जो ब्लैक मैन और खतरनाक आदमी था वो उसका भाई है जिसका नाम डिकॉन है और उसे लोगों को टॉर्चर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका दिमाग नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है, इसीलिए हम जो कहें वो उसे मान लेता था। अब यहाँ बेकी को पता है कि माइक और सेरिन शादीशुदा नहीं है, फिर भी वो दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया है और बाइबल के अकॉर्डिंग शादी के पहले ये सारी चीजें करना बहुत ही इलीगल माना जाता है। ये अपशगुन माना जाता था और उनकी परंपरा की अपमान होती थी, तो इसीलिए बेकी इन सारी गलतियों को सही करना चाहती है। यानी अब वो माइक और सेरिन की एक दूसरे से शादी करा देगी जिससे कि ये बहुत ही बड़ा पाप हट जाएगा। बेचारे माइक और सेरिन का तो मुंह बंद हुआ था और वो कुछ बोल भी नहीं पाते और शायद अब ये जबरदस्ती शादी हो भी जाती है बिना कुछ सोचे समझे। दोनों को तो अब अपने अलग अलग कमरे में बंद किया जाता है और वो खतरनाक आदमी जिसका नाम डिकॉन था वो तो सेरिन के पास आकर उसके गंदी हरकतें करने लगा। वो उसे अलग अलग जगह पर टच करता है और उसे बदतमीजी करता है, लेकिन अच्छी बात हुई कि उस जगह पर बेकी आ गई और डेकॉन को वहां से जाने के लिए कहती है। वहां दूसरी तरफ ऑफिसर माइक के पास चला जाता है और उसे एक सच्चाई बताता है। ऑफिसर कह रहा था कि बेकी उसकी वाइफ है, लेकिन किसी जेनेटिक तरीके से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए ऑफिसर अपनी वाइफ बेकी और उसके भाई डेकॉन के साथ ये चाहता है कि माइक और सेरिन एक साथ संबंध बनाकर उनका बच्चा पैदा करे। इससे होगा ये कि जो बाय प्रोडक्ट उनसे बनेगा वो बच्चा ऑफिसर और बेकी अपना लेंगे। यानी ऑफिसर और बेकी जानबूझकर माइक और सेरिन को बोल रहे थे कि तुम
आपस में संबंध बनाओ। ये सारी चीजें चालू होने से पहले ऑफिसर ने माइक को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम डेकॉन को खुला छोड़ देंगे और फिर वो जिस तरीके से चाहे तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। यहाँ बेकी भी सेरिन के साथ कुछ बातें कर रही थी और सेरिन तो बहुत ज्यादा रोने भी लगती है। सेरिन तो उससे भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर बेकी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, यानी वो अपना काम होने से पहले ही उन्हें जाने नहीं देने वाले। तुरंत ही अब दोनों कपल्स को एक कमरे में लेकर आया जाता है और सेरिन को इस तरीके से लेटाया गया था ताकि माइक और सेरिन एक दूसरे के पास आकर संबंध बनाए। सारी चीजें तो उन दोनों कपल्स के मर्जी के खिलाफ होती जा रही होती है। सभी उन्हें कमरे में बंद करके बाहर चले गए और वेट करने लगे कि वो अपना काम कब खत्म करेंगे। माइक और सेरिन को ये पता था, लेकिन वो बिल्कुल भी एक दूसरे के पास नहीं आते क्योंकि ये कंडीशन इतनी खराब है। माइक तो सबसे पहले उस जगह से बाहर निकलने का बहुत ट्राई करता है, पर जाल के कारण उसके पैर में जो चोट लगी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है और अपनी बेहोश पड़ी हुई वाइफ के सामने जाकर सो जाता है। दोनों इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वो यहाँ पर तो छुट्टियां मनाने आए थे, फिर आखिरकार वो किस मुसीबत में फंस गए। कुछ घंटों बाद जब बेकी, ऑफिसर और डेकॉन अंदर आते हैं तो माइक को दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया गया। बेकी चेक करने लगी कि उन लोगों ने ये काम पूरा किया है कि नहीं, पर अचानक बेकी अपने हस्बैंड और डेकॉन को सब बता देती है कि इन लोगों ने वो काम पूरा ही नहीं किया। इससे वो तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। माइक के हाथों को बांध कर उसके कपड़े निकाल लिए जाते हैं और उसके सामने ऑफिसर और डेकॉन थे जो शायद उसे अब टॉर्चर करने जा रहे हैं। लेकिन अब बात रही ऐसे कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें कि हमारे हाथ पर रस्सियों से बांध कर रखे गए हैं और तो और हमारा सामना ऐसे खतरनाक साइको लोगों से हुआ है जो हमें टॉर्चर करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपने बंधे हुए हाथों को छुड़ाने की। अब अगर हाथों को रस्सी बहुत ही टाइटली बांधी गई है और बिल्कुल भी हिलाने का मौका नहीं मिलता तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है ऐसे हर एक ट्रैप से निकलने का, चाहे हमारे हाथ में हथकड़ी क्यों ना पहना दी गई हो। इस टेक्निक का यूज करके हम उनसे निकल सकते हैं। सिर्फ इस प्रोसेस में थोड़ा सा दर्द झेलना होगा। इस टेक्निक में हमें अपने अंगूठे को थोड़ा सा तोड़ना होगा। ये इसलिए क्योंकि उसी की वजह से हमें हाथ निकालने का मौका मिलेगा उस रस्सी या फिर हथकड़ी से। ये टेक्निक प्रैक्टिकल है जिसे कि कई सारी सीरीज में अप्लाई भी किया गया है। खास करके हमारी टीम ने ये नोटिस किया था मनी हाइस्ट के एक एपिसोड में। और अगर ये टेक्निक फॉलो करके हम अगर आजाद हो गए तो सिंपली कोई भी हथियार लेकर उन साइको लोगों के ऊपर मारना है। याद रहे वो साइको जितने भी मासूम दिखते हों लेकिन उनके ऊपर भरोसा ना किया जाए। मौका मिलने पर वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले। जितना जल्दी हो सके अपने पार्टनर को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाइए। पर यहाँ देखकर लग रहा था कि माइक और सेरिन की हालत तो पहले से बुरी हो चुकी है। उनमें तो हमला करने की भी हिम्मत नहीं बची है। डेकॉन और ऑफिसर ने तो माइक को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया। वो उसके पीठ पर काफी खरोच डालते हैं और ऊपर से अल्कोहल छिड़क देते हैं जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ सेरिन को भी नहीं छोड़ा गया। बेकी तो सीधा सेरिन की एक उंगली काट देती है। बेचारी सेरिन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ बाहर की तरफ ऑफिसर ने तो माइक की कार पानी में डाल दी थी ताकि दूसरा कोई भी ऑफिसर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उन्हें पता ना चले। अब अचानक उस जगह पर थोड़ी देर में ही वही बदमाश लोगों का लीडर आ जाता है। लीडर तो ऑफिसर से उन्हें टूरिस्ट के बारे में पूछ रहा था जो उसे ढूंढ रहा होता है, बट ऑफिसर ने कह दिया कि शायद वो लोग चले गए होंगे। तब जाकर लीडर को शक हुआ क्योंकि कल रात ही उसने उनकी गाड़ी वहाँ पर पार्क हुई देखी थी। अब वो यहाँ से गायब हो चुकी है तो जरूर कुछ गड़बड़ी है। अब थोड़ी देर बाद बेकी, ऑफिसर और डेकॉन उन दोनों को लेकर वापस से कमरे में आते हैं। यानी वो माइक और सेरिन को वापस से कह रहे थे कि तुम दोनों संबंध बनाओ क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में उनका बच्चा चाहिए। उन्हें वापस से कमरे में अकेला छोड़कर वो बाहर चले जाते। एक समय पर तो सेरिन काफी ज्यादा थक गई थी और कहती है कि क्या उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, बट माइक इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि अगर उन्होंने संबंध बनाकर बच्चा कर भी लिया तो उसके बाद वो बच्चे को ले लेंगे और फिर उन दोनों की जान ले लेंगे। इसीलिए अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते उन लोगों ने डिसाइड किया कि चाहे कितना भी टॉर्चर करे वो इस प्रोसेस में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। अब हमें पुलिस स्टेशन में एक फीमेल ऑफिसर दिखाई जाती है। फीमेल ऑफिसर लगातार अब सेरिन को ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी मदर ने कंप्लेन की होती है कि वो कुछ दिनों से घर पर नहीं आई। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी होती चली गई और एक और ऑफिसर वहाँ पर आकर कुछ डिटेल शेयर करता है। उसने बताया कि शेरिन अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ थी और उनकी कार एक फॉरेस्ट के पास गई होती है, तो शायद हो सकता है कि उन्हें वहीं से अपनी जांच पड़ताल की शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ बेकी, डेकॉन और ऑफिसर जब कमरे में आते हैं तो उन्हें पता चला कि माइक और सेरिन ने अभी भी वो काम नहीं किया। इस बात से ऑफिसर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेकॉन को इशारा करता है कि इसे चोट पहुंचाओ। तभी अचानक ऑफिसर के वॉकी टॉकी पर एक दूसरा ऑफिसर कनेक्ट करता है। वो फीमेल ऑफिसर थी जो उससे पूछने लगी कि तुम लोगों ने किसी टूरिस्ट को देखा है कि नहीं। अब ऑफिसर की आवाज सुनकर माइक जोर से हेल्प चिल्लाने लगा। डेकॉन तुरंत ही माइक का मुंह पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। पता नहीं माइक की आवाज उन ऑफिसर्स ने सुनी भी कि नहीं, लेकिन जब इस वाले ऑफिसर से वो टूरिस्ट के बारे में पूछते हैं तो इस वाले ऑफिसर ने साफ मना कर दिया कि हमने किसी को नहीं देखा। पर यहाँ उन्हें अंदाजा लग
चुका है कि शायद कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें फीमेल ऑफिसर दिखाई गई जो कि उसी फॉरेस्ट में आकर उस लीडर से मिलती है। फीमेल ऑफिसर ने लीडर से साफ पूछा कि तुमने कुछ लोगों को देखा है कि नहीं। वो तो उनके फोटोग्राफ्स भी उन्हें दिखाती है, पर शुरुआत में तो लीडर कहने लगा कि उसे नहीं पता, पर फीमेल ऑफिसर बताती है कि जो भी इन्हें ढूंढने में मदद करेगा पुलिस उन्हें काफी अच्छा इनाम देगी। इन चीजों की वजह से लीडर मान जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। अब हमें डेकॉन दिखाया गया जो कि धीरे धीरे सेरिन के पास आता है उसके साथ गलत काम करने के लिए। सेरिन को बहुत ही ज्यादा वो परेशान करता है, लेकिन बाद में उसकी बहन बेकी आकर उसे रोक देती है। वो उन दोनों को संभाल रहे थे कि अभी रिचुअल खत्म नहीं हुआ है, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक सेरिन को एकदम शुद्ध रहना होगा। अब वो सब तो माइक और सेरिन को और ज्यादा टॉर्चर करने की बात करते हैं क्योंकि वो उनका काम नहीं कर रहे थे। माइक एकदम से बेबस हो गया था, पर यहाँ सेरिन अजीब तरीके से हंसने लगती है। वो लगातार हंसने के बाद सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जबकि वो कुछ महीने से पहले से ही प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनने पर बेकी ऑफिसर एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उनके रिचुअल और बाइबल के हिसाब से शादी के बाद ही ये प्रोसेस चालू हो सकता था, जबकि यहाँ पर तो सेरिन और माइक ने शादी से पहले ही ये सब कर लिया है। इस तरीके से तो उनका ये खतरनाक रिचुअल बीच में ही आकर रुक गया है। अब इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस माइक और सेरिन को किस तरीके से झेलने पड़ेंगे उन सभी को भी बिल्कुल नहीं आइडिया। अब हमें वो लीडर अपने एक साथी के साथ दिखाया गया जो कि बेकी के घर में घुस रहा था। उसे कहीं ना कहीं शक था कि इन्हीं लोगों ने उन दोनों टूरिस्ट को बंद करके रखा है और अगर वो घर के अंदर चले गए तो शायद उन्हें बचा सके। इसके बदले उन्हें पुलिस ऑफिसर से कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब जैसे ही वो लीडर अपने साथी के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तभी ऑफिसर और बेकी को इसका अंदाजा लग गया था। वो दोनों चौकन्ने हो गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे हमला करने के लिए। लीडर का पहला वाला साथी जो बाहर की तरफ था उसे बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। वो जब बेसमेंट की तरफ देखने लगा तब पता चला कि ऑफिसर ठीक उसके पीछे है और उसने तुरंत ही उस आदमी की जान ले ली थी। अब वो लीडर जब अंदर की तरफ बढ़ते रहता है तो उसे दिखाई दिया बेकी और वो गन लेकर खड़ी हुई थी उसके सामने। बिना टाइम वेस्ट किए बेकी ने फायर कर दिया जो कि लीडर को जाकर लग जाता है। बेचारा लीडर भी मारा गया। जल्द से जल्द ऑफिसर और बेकी उन दोनों की डेड बॉडी को जाकर दफना दे रहे थे। ये इसलिए क्योंकि बाकी ऑफिसर्स की टीम यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती है। बट यहाँ बेकी बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि माइक और शेरिन वो नहीं कर रहे थे जो वो चाहते हैं। ऐसे तो कभी भी वो अपने रिचुअल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अब थोड़े टाइम में जाकर बेकी डिसाइड करती है कि वो शेरिन के बच्चे का अबॉर्शन करा देगी, लेकिन ऑफिसर बेकी को रोकता है क्योंकि ऐसा करना भी उनकी बाइबल के खिलाफ था। ये भी एक अपशगुन है तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ऑफिसर ने अपनी वाइफ को साफ कहा कि हम माइक और शेरिन को मार देंगे और फिर उन्हीं की तरह एक और कपल की तलाश करेंगे ताकि उनका ये प्लान कंप्लीट हो सके। सारी चीजें एकदम रिचुअल के हिसाब से होनी चाहिए। यानी अब वो दोनों माइक और शेरिन की तरफ बढ़ने लगे थे उन्हें खत्म करने के लिए। यहाँ घर के अंदर माइक कैसे भी करके अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर में उसके सामने ऑफिसर आ गया जिसने गन ली होती है। जैसे ही वो माइक को शूट करने गया तभी माइक उठकर उसके गले पर वार करता है। ऑफिसर घायल होकर नीचे गिर गया और अब माइक ने उसकी बंदूक लेकर उसे ही शूट कर दिया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। अगर ऐसी कंडीशन ऑफिसर के सामने आई तो वो एक सेकंड में माइक को मार देता है। अब वहाँ जब शेरिन आती है तो वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर काफी रोने लगी। एकदम गुस्से में उसने चाकू उठाया और माइक को मारना स्टार्ट किया। माइक बेचारा घायल पड़ा हुआ नीचे गिरा था और लगता है कि शायद वो नहीं बच पाएगा, पर तभी शेरिन पीछे से आती है और एक आयरन रॉड उठाकर बेकी के सर पर मार देती है। बेकी वहीं पर बेहोश हो गई जिससे दोनों को चांस मिल गया वहाँ से निकलने का। शेरिन माइक को पकड़ते हुए बाहर तो लेकर गई, लेकिन माइक कहता है कि हमें ऑफिसर की वॉकी टॉकी लानी होगी, उसी की मदद से हम मदद मांग पाएंगे। माइक का पैर जख्मी था इसीलिए शेरिन अंदर चली गई वॉकी टॉकी को ढूंढने के लिए। अब शेरिन उस जगह से निकल ही रही थी तब तक पता चला कि उस जगह पर डेकॉन आ चुका है। डेकॉन ने बेकी और ऑफिसर की डेड बॉडी देखकर काफी गुस्से तरीके से उस पर झपट्टा मार दिया। शेरिन तो उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन डेकॉन उसे हर जगह पर ढूंढ लेता। शेरिन ने मौका देखकर एक क्रॉस उठाया और डेकॉन के गले पर वार किया। इससे वो वहां से निकल तो जाती है पर डेकॉन अभी भी उसके पीछे था। अब शेरिन एक प्लान बनाती है और उसने अल्कोहल के साथ साथ एक लाइटर ले लिया। उस अल्कोहल को सबसे पहले उसने डेकॉन की बॉडी पर मारा और फिर उसे जला दिया। अल्कोहल पूरी तरीके से आग पकड़ लेती है और डेकॉन की बॉडी जलने लग गई। डेकॉन बेचारा जल जल कर वहीं पर गिर गया था। शेरिन तुरंत ही बचते बचाते हुए माइक के पास आती है जो एकदम घायल हो चुका था। उसे संभालने वाला कोई तो चाहिए ही। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, पर पता चला कि घायल पड़ी हुई बेकी अभी भी जिंदा है। वो एक खतरनाक आयरन रॉड लेकर पीछे से हमला
करने आई तभी माइक उसे देख लेता है और सेरिन को सामने से हटाता है। आयरन रॉड अब सीधा माइक के ऊपर आकर लग गया। बेचारा माइक नीचे गिरकर तड़प रहा था। सेरिन ये देख नहीं पाती और पीछे की तरफ एक नुकीला हथियार था। उसने बहुत ही तेजी से बेकी के गले पर मारा और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। यानी कि अब उनका रास्ता एकदम क्लियर है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। सेरिन जल्द से जल्द माइक के चोटों को कवर करती है और हौसला देती है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। वॉकी टॉकी तो पूरी तरीके से टूट चुका था और शायद उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं किसी से कांटेक्ट करने का। पर लकीली सेरिन को एक छोटा सा सेल फोन मिल जाता है जो कि वर्क कर रहा था। उसे जल्द से जल्द उसने ऑन किया और कांटेक्ट कर लिया ऑफिसर से। यानी ये साफ पता चल रहा है कि उन दोनों को बचा लिया जाएगा। अब हमें पूरे 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सेरिन और माइक अपनी जिंदगी साथ साथ गुजार रहे थे। माइक के चोट भी एकदम से भर गए होते हैं। वो दोनों साथ में कमरे में बैठकर सामने की तरफ बड़े खुशी तरीके से देखते हैं और बाद में पता चला कि उनका एक अच्छा खासा बेबी हुआ है। उनकी फैमिली एकदम हंसती खेलती लग रही थी। अब उनकी बेबी को आराम करने के लिए वो छोड़कर दूसरे कमरे में चली गए। लेकिन उसी वक्त हमें खिड़की की तरफ कोई आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में नुकीले वेपन थे और ये सेम वैसा ही वेपन होता है जैसा कि डेकॉन के पास हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं डेकॉन जिंदा है और वो मरा नहीं और शायद वो उन दोनों से यहाँ पर बदला लेने आया। इसी तरीके से हमारी डरावनी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।